वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ फिर से स्टार्ट करूंगा। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, 1 मोल ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल वाज ट्रीटेड विथ 1 मोल ऑफ प्योर एसिटिक एसिड। चलिए इक्वेशन लिखते हैं। 1 मोल अल्कोहल का जब हम एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा एस्टर बनता है। रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, रिएक्शन गिवन नहीं है और पानी बाहर निकलता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 1/3 ऑफ द एसिड चेंजेस इनटू एस्टर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि इसका 1/3 जो पार्ट है वो रिएक्ट करके एस्टर में चेंज हो जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको 1 मोल कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की, अगर हम बात करते हैं तो हम अल्कोहल का भी 1 मोल ही लेंगे और एसिटिक एसिड का भी 1 मोल लेके कंसीडर करेंगे। और हमारा एस्टर तो तब बना ही नहीं है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, और पानी है तो पानी भी यहाँ पे बना नहीं है क्योंकि रिएक्शन हमारा प्रोसीड ही नहीं हुआ है। अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1/3 पार्ट रिएक्ट किया है एसिड का, तो अगर इसका 1/3 पार्ट रिएक्ट किया होगा तो अल्कोहल का भी तो 1/3 पार्ट रिएक्ट किया होगा क्योंकि दोनों में तो 1 मोल है। तो सपोज कीजिए अगर इसका 1/3 पार्ट रिएक्ट किया होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/3। इसका भी लिख सकते हैं 1/3, 1 - 1/3। जब इसका 1/3 रिएक्ट किया होगा तो इसका 1/3 ही बना होगा, वाटर भी 1/3 बना होगा। अब हम लोग से पूछा गया है द वैल्यू ऑफ के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछा है। तो चलिए इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था, कुछ रूल्स बताए थे मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था आपको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग लिखते टाइम सॉलिड कंपाउंड को नहीं लेते, प्योर लिक्विड कंपाउंड को नहीं लेते। और जब हमारा इक्विलिब्रियम एक्वस मीडियम में है, अगर सपोज कीजिए ये हमारा एक्वस में दिया हुआ है, तब हम यहाँ पे वाटर को इंक्लूड नहीं करते हैं। बट अब यहाँ पे देखिए हमारा प्योर लिक्विड दिया हुआ है तो हम वाटर को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, उनको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमारा फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख लीजिए और फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे आंसर आ जाएगा। आप लोग वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2/3, 1 - 1/3 2/3 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, जब हम के की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1/3, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1/3, इधर की 2/3 और इधर की 2/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/4 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 1/4 कहाँ दिया हुआ है, 1/4 यहाँ दिया हुआ, तो ये हमारा टिक करके आ जाइएगा। देखिए वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, फेज लिखना बहुत जरूरी है और इक्वेशन से बैलेंस करना ही पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आप लोग पढ़िए तब तक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक रिएक्शन दी हुई है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी हुई है, पार्शियल प्रेशर हमसे पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे। तो मैंने आपको बताया था जब हम Kp की वैल्यू लिखते हैं तो हम वहां पे पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। यहाँ पे आपका टोटल प्रेशर दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है और हम जब Kp की वैल्यू लिखते हैं तो वहां हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। एक फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर के बीच में, वो मैं आपको बताता हूं। पार्शियल प्रेशर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम का, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हमेशा टोटल प्रेशर ही देता है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है पार्शियल प्रेशर में। तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये हमारा
पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है, स्टार मार्क लगा के लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए क्या बोला है, चलिए इक्वेशन लिखते हैं। PCl5 जब डिकम्पोज कर रहा है तो PCl3 और Cl2 बन रहा है हमारा। अब देखिए क्या बोला है, कुछ दिया नहीं है इनिशियल, तो 1 मोल लेके करेंगे, इसका 0 लेके करेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ x, मतलब इतना डिसोसिएट कर दिया, तो हमारे इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा, ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। इक्विलिब्रियम पे हमारा कितना बचेगा 1 माइनस एक्स, और जब ये x खत्म होगा तो ये भी x बनेगा, ये भी x बनेगा। चलिए अब देखिए हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हमें सपोज कीजिए PCl3 का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो हम तो ये लिख सकते हैं ना, PCl3 का जितना मोल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 की बात करते हैं, तो कितना मोल है PCl3 का, x मोल है। और भाई टोटल मोल कितने हैं कंटेनर में, यही तो टोटल मोल है ना कंटेनर में, तो इसको आप टोटल मोल को ऐड कर लीजिए, तो टोटल मोल हमारा हो जाएगा 1 + x, ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया PCl3 का। अब पार्शियल प्रेशर पूछा है, तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू टोटल प्रेशर, P टोटल प्रेशर है अपना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में टिक कर लीजिए, ये होगा आंसर। देखिए बहुत न्यूमेरिकल, बहुत आसान है, आपको छोटा सा कंसेप्ट लगाना है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे P की वैल्यू दी हुई है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे Kp दिया हुआ रहता, तो हमें Kp को लिखना पड़ता, Kp की इक्वेशन लिख के फिर हम सॉल्व करते। ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ पे P दिया हुआ है इसलिए डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल लिए हैं। अगर Kp दिया हुआ रहता तो यहाँ पे Kp की इक्वेशन लिख के आप लोग रिलेट करते। चलिए ये हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज का। आज हम पढ़ेंगे एक रिलेशन होता है, एक रिश्ता होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और डेल्टा जी का। डेल्टा जी बोले तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। मैंने कल आपको बताया था कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन करता है। क्यों इक्विलिब्रियम को अटेन करता है, क्योंकि स्टेबल होता है, वहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और जहां स्टेबिलिटी होती है वहां एनर्जी बहुत कम होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। तो आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, यहाँ पे G मिनिमम होती है और डेल्टा G 0 होता है इक्विलिब्रियम पे। G को 0 मत करके आ जाइएगा। एक होता है हमारा गिव्स फ्री एनर्जी, ये मिनिमम होती है, ये हमारी मिनिमम होती है, और डेल्टा G जो होता है वो अपना 0 होता है इक्विलिब्रियम पे। ये चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है, ये केवल गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। तो इसी पे एक रिश्ता होता है इन दोनों का, डेल्टा G और K का। चलिए देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, आइए समझते हैं। समझने से पहले एक बार बताता हूं आप लोगों को कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक ड्रॉबैक है कि हम रेट ऑफ द रिएक्शन पता नहीं कर सकते कि हमारी रिएक्शन की जो रेट है, किस रेट से वो आगे बढ़ रहा है या घट रहा है, वो हम पता नहीं कर पाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स है। इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे हमें रेट पता चलता है, रिएक्शन की मैकेनिज्म पता चलती है। बट हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स जब मैं बताऊंगा तो इक्वेशन, अभी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बाद में मैं डिराइव करके बताऊंगा। अब वो पार्शियल प्रेशर वाला जो अभी मैंने बताया था वो डाल्टन्स लॉ से आता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आता है। जब मैं स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों को बताऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा वो। अभी चलिए देखते हैं रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत फेमस इक्वेशन है, थर्मोडायनेमिक्स से आई है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, डेल्टा जी हमारा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी नॉट भी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है, बट इन स्टैंडर्ड कंडीशन। जब भी यहाँ पे नॉट को देख लीजिएगा समझ जाइएगा कि स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की गई है, टेम्परेचर 298 केल्विन। और एल एन क्यू तो मैंने बताया ही था आपको, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैंने अभी बताया है एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी तो अपना 0 होता है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, क्यू किसके बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, QC इक्वल टू KC हो जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।
तो चलिए पुट करते हैं, इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं। डेल्टा जी को 0 पुट कर देते हैं, डेल्टा जी नॉट को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और RT ln Q की जगह RT K लिख देते हैं। डेल्टा जी नॉट को इधर लेके आ जाइए तो क्या होगा, माइनस RT ln K। थोड़ा और सिंपल करते हैं, ln K की वैल्यू निकालते हैं। ln K को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए। दोनों तरफ अगर एंटी लॉग ले लेते हैं, अगर दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं तो क्या बनता है, ये लिख सकते हैं। जब दोनों तरफ अगर एंटी लॉग ले लेंगे तो हम ये लिख सकते हैं। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिश्ता है K और डेल्टा G का। ये इक्वेशन याद कर लीजिए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। कभी आपको डेल्टा G नॉट की वैल्यू दी हुई रहती है, केमिकल इक्विलिब्रियम निकालना होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता है। कभी आपको K की वैल्यू दी हुई रहेगी, डेल्टा G नॉट निकालना होगा। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे R क्या है, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। चलिए मैं एक दो न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे ही बता देता हूँ यूनिट कन्वर्जन के साथ, जहां आप अटकते हो। अच्छा मैं एक चीज और बताता हूँ, चलिए इसका एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे। तो हम लोग, मैंने आपको बताया था कि हम रेट ऑफ द रिएक्शन पता नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है कि नहीं रिएक्शन हमारा, वो पता कर सकते हैं। तो स्पॉन्टेनिटी पता कर सकते हैं डेल्टा जी नॉट की वैल्यू देख के। चलिए इधर मैं लिखता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट देके लिखता हूँ। सपोज कीजिए ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये इक्वेशन है हमारी। चलिए अगर हमारा डेल्टा जी नॉट नेगेटिव में है तो ये होल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब नहीं, डेल्टा जी नॉट अगर हमारा नेगेटिव में है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, होल वैल्यू पॉजिटिव में चली जाएगी, K ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है और प्रोडक्ट हमारा डोमिनेट कर रहा है रिएक्टेंट को। प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स, प्रोडक्ट ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन की पता करने की बहुत अच्छा मेथड है ये। सपोज कीजिए हमारा डेल्टा जी नॉट अगर ग्रेटर देन 0 है तो होल वैल्यू तो हमारी K से कम हो जाएगी, होल वैल्यू तो हमारी 1 से कम हो जाएगी। इसका ये मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा तो रहा है बट बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। एक तरह से रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस तो हम नहीं बोलेंगे, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन हमारा चल रहा है बट हमारा माइन्यूट प्रोडक्ट बन रहा है, हमारा। चलिए एक बात मैं और बताता हूं, अगर डेल्टा जी नॉट तुम्हारा 0 हो जाता है, डेल्टा जी नॉट 0 हो जाएगा तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी, K 1 आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इंट्रेंस में आपसे पूछ लिया जाता है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर 0 होती है तो K की वैल्यू कितनी होगी। कई बार MCQ मैंने देखे हैं, मल्टीपल चॉइस में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन से आपको याद भी नहीं करने की जरूरत है, आप लोग ये रिलेशन को ध्यान में रखिए। अगर ये रिलेशन भी याद नहीं होता है तो ये फंडामेंटल इक्वेशन याद कर लीजिए, वहां से आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है निकालना। तो आप लोग देखिए, अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए डेल्टा जी नॉट अगर 0 है तो हमारी K की वैल्यू कितनी होगी, K की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे हमारा प्रोडक्ट भी है, रिएक्टेंट भी है। हम लोग ये नहीं बता सकते कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है, दोनों ही बराबर क्वांटिटी में है, मतलब बोथ फेवर कर रहा है, रिएक्टेंट भी फेवर कर रहा है, प्रोडक्ट भी फेवर कर रहा है यहाँ पे। चलिए ये तो बात हो गई कि हम लोग स्पॉन्टेनिटी पता करते हैं रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट की वैल्यू देख के। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एट इक्विलिब्रियम, ऐसे पूछ लिया जाएगा एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू 0, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है तो आप लोग गलती मत करके आइएगा, मैं बार बार बता रहा हूं आप लोग को, ये सब बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं। चलिए एक दो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं किस तरीके से पूछा जाता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये पूछ लिया जाता है, सपोज कीजिए हम लोग इक्वेशन को फिर लिख देते हैं। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आप लोग को गिवन है, सपोज करो x किलो जूल पर मोल गिवन है, ठीक है। और R की वैल्यू हम जानते हैं, R का हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, R की वैल्यू हम जानते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ओके। T
तो हम जानते हैं केल्विन में होता है। सपोज करो T हमारा T केल्विन है, गिवन है। मैं आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से अप्रोच करना है। यहाँ कुछ भी वैल्यू दी हुई होगी तो मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो देखो ये किलो जूल में दिया हुआ है डेल्टा जी, पर आर हमारा यहाँ जूल में दिया हुआ है। तो डेल्टा जी जब किलो जूल में दिया हुआ रहेगा तो आप इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं यूनिट कन्वर्जन पे इतना जोर दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इस पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं गेट 2020 में अपियर हुआ था। केवल यूनिट्स के वजह से मेरे 1-2 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। और आप लोग देखिए इतनी लंबी कैलकुलेशन जब सॉल्व करके आइएगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन जब आप लोग सॉल्व करके आओगे लास्ट तक, और केवल यूनिट के वजह से, केवल 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 की वजह से अगर आपका यूनिट कन्वर्जन की वजह से गलत हो जाता है तो वो बहुत ही परिस्थिति बहुत ही खराब है, समझ लो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यूनिट पे बहुत ध्यान देंगे। ये किलो जूल में दिया रहेगा तो आप इसे जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर सपोज करो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जूल, अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, तब फिर हम इस पे इक्वेशन पे पुट करेंगे। वैसे सिमिलरली हमारा अगर मान लो अगर आर के की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू सपोज करो कुछ दी हुई है, एक्स दी हुई है, हमसे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू वो पूछ लेगा। ठीक है, इसी तरीके का न्यूमेरिकल आएगा, के गिवन रहेगा, डेल्टा जी नॉट पूछेगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन रहेगी, के पूछेगा। बस इसी तरीके से ये बस इसी 2 फॉर्मूले पे ही 2 ही कंसेप्ट आते हैं और ज्यादा इसमें कुछ पूछता नहीं है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग इस टॉपिक के। प्रीवियस लेक्चर की लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ली-चैटियरस प्रिंसिपल करेंगे और फिर हमारा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म होगा, हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैनल पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा व्यू आएंगे तो ज़्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलेगा। अभी इस लॉकडाउन में मेरा टारगेट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को कवर कर पाऊँ, फिर तो मेरी भी कॉलेज खुल जाएगी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए जो भी डाउट्स हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।